नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्किल अर्थात वृत्त। वृत्त के बारे में हम कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। छोटी क्लास में भी पढ़ा है, कक्षा 6 से हमने प्रॉपर पढ़ना शुरू किया। 6 में, 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, 9 में पढ़ा है और 10th में भी ये आपका है। तो पहले हम जानते हैं वृत्ताकार चीज़ कौन सी होती है और गोलाकार चीज़ कौन सी होती है, क्योंकि हम जब किसी पेपर पे कोई चीज़ वृत्त या गोला बनाते हैं तो दोनों की आकृति एक ही बनती है। जैसे हमने एक आकृति बनाई, ये भी ये और ये दोनों एक ही आकृति, एक को हम गोला, अगर इसको हम चाहें तो गोला भी कह सकते हैं और इसे वृत्त भी कह सकते हैं। जैसे वृत्त और गोला दोनों की आकृति एक ही है, पर इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तब इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, वृत्त और गोला। तो जो चूड़ी की शेप में जो महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, उन चूड़ियों की शेप में जो आकृति होती है वो आपकी वृत्ताकार होती है, और जो गेंद के टाइप की होती है वो आपकी गोलाकार होती है। गेंद के टाइप की जैसे टमाटर वगैरह, फल वगैरह भी हैं सब, जैसे अमरूद है, सेब है, ये आपकी आकृतियाँ हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, ये सारी आकृतियाँ आपकी गोलाकार हैं। और जो चूड़ी के आकार की हैं वो आपकी वृत्त है। जैसे चूड़ी है आपकी, प्लेट है आपका, जो सिक्का है, कॉइन है, वो भी आपका वृत्ताकार है। जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, वो भी आपका वृत्ताकार है। तो ये आपके वृत्त के और गोलाकार के अंतर है। अब जानते हैं हम वृत्त के बारे में, तो शुरू करते हैं। वृत्त एक किसी समतल में कोई निश्चित बिंदु है, एक कोई निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो आकृति आपकी वृत्त कहलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और जो इसका नियत बिंदु है, निश्चित बिंदु होता है, वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये आपका वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त की परिधि कहलाती है, इसको हम कहते हैं परिधि। वृत्त की ये परिधि कहलाती है। ये वृत्त का परिमाप भी इसे कहते हैं, इसको हम वृत्त का परिमाप भी कह सकते हैं। वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही चीज़ होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। इसको हम कहेंगे त्रिज्या। और त्रिज्या को हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी त्रिज्या बराबर आपकी आर हो जाएगी। परिधि को हम लिखते हैं सी से, परिधि को हम सी से लिख लेते हैं। अब मान ली वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर अगर जाती है तो हम उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ये आपका वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त का केंद्र ओ है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम कहेंगे वृत्त का व्यास। इसको हम कहते हैं वृत्त का व्यास। इसको हम डी से लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या में जो संबंध होता है, तो वृत्त की परिधि होती है, परिधि बराबर, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। एक सूत्र है आपका, जहां आपको पता है आर का त्रिज्या है। जो वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास डी बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो जाएगी, तो आर आर मिलकर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 2r। अगर हम इसको हम कहते हैं व्यास। अगर त्रिज्या का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ये d/2, अर्थात व्यास बट्टे 2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो वृत्त की आधी होती है। अब देखते हैं एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या होती है एक वृत्त की और कितने इसके व्यास होते हैं। तो हमें पता है कि एक वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं, अनेक यानी अनंत बिंदु होते हैं, तो उसकी अनंत त्रिज्याएं भी अनंत होंगी। यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं कहलाएंगी। इन सभी को हम क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्याएं कहेंगे। चाहे किधर भी हम खींच लें, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं कहलाएंगी। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में कैसे होती हैं? बराबर। ये सभी मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त का एक निश्चित बिंदु है और वहाँ से ये दूरी है, तो ये दूरी सब जगह बराबर होगी। कहीं पर भी हम खींचें तो इससे यानी जो त्रिज्याएं होती हैं तो वो होती हैं अनंत, आपकी अनंत आर होंगी। और इसके जो व्यास हैं वो भी अनंत होंगे, क्योंकि ये इसके व्यास कहलाएंगे। जब त्रिज्याएं भी अलग अनंत हैं तो इनके व्यास भी
अनंत होंगे, यानी एक व्रत के अनंत व्यास होते हैं, तो व्यास भी एक व्रत के अनंत होंगे, ये भी अनंत है। यानी बहुत सारे त्रिज्याएं होंगी एक व्रत के, बहुत सारे व्यास भी होंगे। अब देखते हैं व्रत की जीवा। अगर व्रत पर कोई दो बिंदु स्थित हैं, व्रत की परिधि पर दो बिंदु स्थित हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम व्रत की जीवा कहते हैं, इसे हम व्रत की जीवा कहेंगे। यानी व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी व्रत की जीवा कहलाती है। ये जो जीवा होती है इस व्रत को दो भागों में बांटती है, एक भाग बड़ा और एक छोटा, इसको हम व्रत खंड कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, व्रत खंड, यानी व्रत का कटा हुआ भाग, और ये भी व्रत खंड कहलाएगा, ये भी आपका व्रत खंड है, व्रत खंड। अब व्रत खंड है तो व्रत खंड ये बड़ा हिस्सा है तो इसे हम दीर्घ व्रत खंड कहते हैं, इसे हम कहेंगे दीर्घ व्रत खंड, और इसे हम कहेंगे लघु। लघु मीन्स छोटा, तो बड़े वाले हिस्से को दीर्घ व्रत खंड और छोटे वाले को लघु व्रत खंड कहते हैं। एक जो व्रत होता है उस व्रत पर अनेक जीवाएं होती हैं, यानी जब बिंदु अनेक है तो जीवाएं भी कितनी होंगी, अनेक। यानी जीवाएं की अगर बात करें तो जीवाएं भी आपकी एक व्रत पर अनंत होंगी, ये भी कैसी होंगी, अनंत। यानी त्रिज्या अनंत, व्यास अनंत और जीवाएं भी कितनी होंगी, अनंत। एक व्रत पर त्रिज्याएं, जीवा और व्यास अनंत होते हैं। व्रत की जो जीवा होती है व्रत को दो भागों में बांटती है। व्रत का जो व्यास होता है, व्रत का जो व्यास होता है वो व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। यानी व्रत की अगर कोई पूछता है व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है तो आप बताएंगे व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। यानी जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वो व्रत का व्यास कहलाती है और वो ही व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी। ये व्रत की जीवा यानी व्यास है, वो जीवा है। और जो व्रत की परिधि के पास में होती है, जो व्रत की परिधि के पास में होती है उसको हम कहते हैं सबसे छोटी जीवा, सबसे छोटी जीवा। यानी परिधि के पास होती है, जो व्रत की परिधि के ज़्यादा पास होगी वो सबसे छोटी जीवा कहलाएगी, और जो व्रत की परिधि जो व्रत के केंद्र से ऊपर जाती है वो व्रत का व्यास होता है और वो सबसे बड़ी जीवा होती है। अब जानते हैं व्रत के चाप के बारे में। चाप क्या होता है? ये व्रत का केंद्र है, ये त्रिज्याओं द्वारा काटा गया एक हिस्सा है ए बी। ये व्रत की त्रिज्याओं द्वारा, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, त्रिज्याओं काटा हुआ जो हिस्सा है, इसी हिस्से को हम व्रत का चाप कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? चाप। अब ये हिस्सा छोटा है, इसे लघु चाप कहेंगे, क्योंकि छोटा है इसलिए इसे लघु चाप। और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे दीर्घ चाप, क्योंकि ये भी चाप है। छोटे वाले हिस्से को हम लघु चाप कहेंगे और बड़े वाले हिस्से को दीर्घ चाप कहेंगे। और इन दो त्रिज्याओं द्वारा जो व्रतखंड काटा जाता है उसको हम कहेंगे त्रिज्य खंड। उसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। यानी दो त्रिज्याओं से काटा गया जो हिस्सा है, जो भाग, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड भी आपके दो तरह के होते हैं, क्योंकि त्रिज्य खंड जब ये वाला हिस्सा त्रिज्य खंड है तो ये वाला भी त्रिज्य खंड है, क्योंकि अब ये छोटा हिस्सा है, इसे हम क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड। और ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। यानी छोटे वाले हिस्से को लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले हिस्से को हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। अब देखते हैं अर्धव्रत। अर्धव्रत, अर्धव्रत क्या होता है? हमारे जो व्रत का जो व्यास होता है, मान लीजिए ये व्रत का व्यास है, ये व्यास क्या करता है? किसी व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, दोनों बराबर हिस्सा है, इसलिए हम इसे अर्धव्रत कहते हैं। एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? अर्धव्रत। ऐसे ही अर्धव्रत ये है और एक ये भी अर्धव्रत है। यानी जो व्यास होता है वो व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम यानी जिसके एक भाग को हम अर्धव्रत कहते हैं। यानी एक व्रत के दो अर्धव्रत होते हैं। अब देखते हैं संकेंद्रीय व्रत के बारे में। संकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं? यानी ऐसे व्रत जिन सभी का केंद्र एक ही हो। इसमें आपके चित्र में आप देख रहे हैं तीन व्रत हैं, 1 2 3। इन तीनों व्रत का जो केंद्र है वो तीनों का एक ही है।
यानी ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही होता है उन व्रतों को हम संकेंद्रीय व्रत कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संकेंद्रीय व्रत। यानी जिन व्रतों के केंद्र एक होते हैं तो उनको हम संकेंद्रीय व्रत कहते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। नंबर 1, हमने व्रत की परिधि के बारे में जाना, व्रत के बारे में जाना, व्रत की परिधि के बारे में जाना, व्यास के बारे में जाना, त्रिज्या के बारे में जाना। व्रत की परिधि को हम C से लिखते हैं, व्यास को D से लिखते हैं और त्रिज्या को R से लिखते हैं। व्रत की परिधि तथा त्रिज्या में संबंध के बारे में जाना। व्रत की परिधि और त्रिज्या में संबंध होता है C = 2πr। ये व्रत की परिधि और त्रिज्या में संबंध है। व्यास तथा त्रिज्या में संबंध होता है D = 2r होता है। अगर R का मान निकाल तो R = D/2 होता है। व्रत में कितनी त्रिज्याएं होती हैं और कितने व्यास होते हैं? तो व्रत में हमें पता है अनंत त्रिज्या होती हैं, अनंत व्यास होते हैं और अनंत ही जीवाएं होती हैं। यानी एक व्रत में जब अनंत बिंदु होते हैं तो त्रिज्याएं भी अनंत होंगी, त्रिज्याएं भी अनंत होंगी, व्यास भी अनंत होंगे और व्रत की जीवाएं भी अनंत होंगी। जीवा के बारे में जाना, त्रिज्यखंड के बारे में जाना और व्रतखंड के बारे में जाना। त्रिज्यखंड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है दीर्घ, एक होता है लघु। यानी लघु और दीर्घ। ऐसे ये भी आपका लघु और दीर्घ, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ। अर्धव्रत के बारे में जाना, यानी व्रत का जो व्यास होता है, व्रत का व्यास व्रत को 2 भागों में बांटता है, जिसे हम अर्धव्रत कहते हैं एक भाग को। व्रत के चाप के बारे में जाना, व्रत का चाप यानी 2 त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, परिधि का जो भाग होता है, वो आपका व्रत का चाप कहलाता है। एक बिंदु से कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? तो हम एक बिंदु से अनंत व्रत खींच सकते हैं, अनंत व्रत खींच सकते हैं। ऐसे ही 2 बिंदुओं से भी हम अनंत व्रत खींच सकते हैं, 2 बिंदुओं से भी हम अनंत व्रत खींच सकते हैं। और लास्ट में हमें जाना संकेंद्रीय व्रत। संकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं? यानी जिन व्रतों का केंद्र एक ही होता है तो वो आपके संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। तो बच्चों ये व्रत से संबंधित कुछ जानकारी थी। अगले वीडियो में व्रत से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ, अन्य परिभाषाएं लेके आएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।